हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड मैप्स बाय आकाश। हमारा अभी ज्योग्राफी का सेशन चल रहा है सीरीज, जिसमें मैंने ऑलरेडी 4 वीडियोस डाल दी हैं। अभी मोस्ट प्रोबेबली हम इस लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे अपनी ज्योग्राफी, या अगर एक और वीडियो लगेगी तो हम लोग उसमें कोशिश करेंगे वीडियोस अपने कोर्स को कंप्लीट करने की। तो बाकी सारे जो वीडियोस हैं वो ऊपर मैं आइकन में दे दूंगा आपको, आप उस पर क्लिक करके जा सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में ज्योग्राफी के जो कोर्स हैं उसकी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, और टेलीग्राम का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ताकि आप पीडीएफ डायरेक्टली वहां से डाउनलोड कर सकें। पीडीएफ आपको पूरी की पूरी पीडीएफ एक ही बारी में मिल जाएगी ज्योग्राफी के लिए, जिसको आप रिवाइज कर सकते हैं, और क्लास देखते हुए नोट्स को पढ़ेंगे तो अच्छी से ज्यादा समझ आएगा आपको। ठीक है, तो अभी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आज हमारा जो टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर इन इंडिया। ठीक है, जो भी खेती होती है, फार्मिंग होती है इंडिया में, हम उनको देखेंगे, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स देखेंगे, क्रॉपिंग सीजन्स कौन से होते हैं उन सबको देखेंगे। तो हमारे एग्रीकल्चर इंडिया में पहला टॉपिक जो है वो है सॉइल्स। ठीक है, सॉइल, लास्ट क्लास में मैंने आपको सॉइल के बारे में बताया था। एलुवियल सॉइल होती है जो गैंगेटिक प्लेन्स के पास है, ब्लैक सॉइल है महाराष्ट्र, कर्नाटका, इन सब रीजन्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास रेड सॉइल है, लेटराइट सॉइल है। तो ये सब चीजें हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में। अब हम इसमें सॉइल में थोड़ा सा जो कुछ कुछ टॉपिक हैं वो देखेंगे, और जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। अदरवाइज आपको और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ने की जरूरत है, उससे एक्स्ट्रा आपको एग्रीकल्चर के लिए जो इंडिया में होता है उसमें और कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो सॉइल के बारे में हम लोग जो एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है खादर, ठीक है, और भांगर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो गैंगेटिक प्लेन्स के पास गंगा आती है, उसके बाद जो वो नीचे तक शिवालिक से बहती हुई नीचे आती है, तो उसमें ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन होती हैं। जैसे खादर जो होती है वो न्यूअर एल्यूवियम सॉइल होती है। इसका मतलब कि बार बार वो रिन्यू होती रहती है, गंगा का बहाव आता है, वो रिन्यू करती रहती है उस सॉइल को, वो होती है खादर। ठीक है, एंड इट इज फाउंड इन द वैली विच इज फ्लडेड ऑलमोस्ट एवरी ईयर। हर साल आती है वो, और उसके बाद वो बहा के ले जाती है पुराने को, और फिर नया वहां पे आ जाता है। भांगर जो होता है वो होता है ओल्डर एल्यूवियम सॉइल। ठीक है, और ये ओल्ड आपको समझ आ गया होगा, ओल्डर और न्यूअर में, तो न्यूअर बोलते हैं खादर और ओल्डर बोलते हैं भांगर को। ठीक है, सॉइल टाइप्स जो हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमने देख ली थी, लेकिन जो क्रॉप्स ग्रो होती हैं उसमें हम उस पर थोड़ा सा नजर मार लेते हैं। ठीक है, एल्यूवियल सॉइल मैंने आपको बताया था गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस रीजन के अंदर होता है। ठीक है, जिसमें राइस, व्हीट, शुगर केन एंड ऑयल सीड्स, राइस, व्हीट एंड ऑयल सीड्स आपको पता होगा बहुत ही मेजर पार्ट प्ले करता है हमारे डाइट के अंदर। शुगर केन भी, जिससे शुगर निकलता है, अल्कोहल बनता है, और शुगर केन से आप जैगरी वगैरह ये सब चीजें लेते हैं। तो शुगर केन भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जिसमें महाराष्ट्र एक टाइम पे बहुत एक्सेल करता था, लेकिन अब यूपी हो गया है शुगर केन की प्रोडक्शन में नंबर 1 पे। ठीक है, देन कम्स ब्लैक सॉइल, जो मैंने बताया था महाराष्ट्र वगैरह रीजन के अंदर है, कर्नाटका के रीजन में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश वगैरह इस रीजन में। इसमें होता है कॉटन, मिलेट्स, टबैको एंड शुगर केन। ठीक है, यहाँ पे उगती हैं मेजरली, कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए, और मिलेट्स, ये दोनों याद रखिएगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है रेड सॉइल, जो डेक्कन प्लेटो में होता है, सबसे नीचे वाला एरिया जहाँ पे तमिलनाडु, केरला ये सब आते हैं। ठीक है, उसके बाद रेड सॉइल के अंदर क्या होता है, व्हीट, राइस, कॉटन, शुगर केन एंड पल्सेस। ठीक है, लेटराइट सॉइल्स में जहां पे असम हिल्स वगैरह के रीजन में हो गया, केरला, कर्नाटका के उस रीजन में हो गया, वो होता है कॉफी, रबर और टैपियोका। ये याद रखिएगा, कॉफी और रबर कहां पे होती है, लेटराइट सॉइल के अंदर होती है कॉफी और रबर। फिर आता है फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल्स। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और वेस्टर्न घाट्स में भी थोड़ा थोड़ा ये इस रीजन से पाई जाती है, जहाँ पे कॉफी उगाते हैं हम। टी, जैसे दार्जिलिंग आपने सुना होगा वेस्ट बंगाल के अंदर, वहां पे उगाते हैं। ठीक है, पटेटो है, बार्ली है, और ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं, और वेरियस टाइप्स ऑफ स्पाइसेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो आते हैं ये वाली फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल्स में ये ग्रो किया जाता है। एरिड एंड डिजर्ट सॉइल, सूखे में क्या, मिलेट्स, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो मिलेट्स जो क्रॉप्स होती हैं, हमारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी डेजिग्नेट किया गया है 2023 को। तो मिलेट्स जो होती हैं वो बहुत ही लो न्यूट्रिएंट सॉइल में उगाई जा सकती है, जिसका क्रॉपिंग सीजन, जो क्रॉपिंग ड्यूरेशन होती है वो भी बहुत कम होती है, और ये बहुत बड़ा रीजन, एक फूड सिक्योरिटी के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट बन गई है आज ये मिलेट्स इतना। ठीक है, आप मिलेट्स हर जगह न्यूज में, आप कॉन्फ्रेंस हो रही है कहीं पे मिलेट्स की, ठीक है, कहीं पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कोई कॉन्क्लेव और वो सब, तो इसमें ध्यान रखिएगा, मिलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसीलिए। पल्सेस भी यहाँ पे उगती हैं। ठीक है,
पीटीएन मार्शी सॉइल्स, वो सॉइल्स जो पानी में डूबी रहती हैं, ठीक है। यहाँ पे राइस की पैडी कल्टीवेशन जिसको बोलते हैं, पैडी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होती है। कहाँ पे? पीटीएन मार्शी सॉइल्स में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है इरिगेशन। इरिगेशन आपको पता है कि जब फसल को उगाया जाता है, ठीक है, उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी की बहुत जरूरत होती है ग्रोथ के लिए, ताकि न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिक्स होके प्लांट को जो वाटर की इतनी नीड होती है H2O की, वो मिल सके। तो इरिगेशन के थ्रू हम लोग वो देते हैं, पानी देते हैं उनको। इसमें बहुत तरीके से हम इरिगेशन करते हैं। कैनाल इरिगेशन, एक कैनाल बना देते हैं। जैसे बहुत सारी स्टेट्स में आपने देखा होगा, कोई छोटी रिवर बह रही होती है तो हम उसके ऊपर एक डैम टाइप एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैनाल, जो क्या करता है, पानी को स्टोर करके रखता है। और वो जो स्टोर्ड पानी होता है वो आसपास के एरिया में, पूरा सिटी में उसको सप्लाई किया जाता है, ठीक है। फिर वेल इरिगेशन हो गई। पहले कुएं खोदते थे हम लोग और कुएं के अंदर से पानी निकालते थे। टैंक इरिगेशन, सर्दर्न इंडिया में सबसे ज्यादा इसको प्रैक्टिस किया जाता है। सर्दर्न इंडिया में क्या होता है, जो रेन वाटर होता है या टैंक के अंदर, वो पानी हमेशा जमा करके रखते हैं और उसी से यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि आप अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर नहीं ले रहे हो। जो टैंक है आपका, उसको भरते हो एक तरीके से और उसी को यूज करते हो, ठीक है। आपके घर पे जो टंकियां लगी हुई हैं ऊपर, वो बेसिकली टैंक है वो एक तरीके से, और उससे इरिगेशन होती है, तो उसको टैंक इरिगेशन बोलते हैं, ठीक है। कैनाल इरिगेशन जो होती है इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन इन आवर कंट्री, ठीक है। और इसमें आपको और कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ने के लिए है नहीं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में हम लोग देख लेते हैं। फार्मिंग एग्रीकल्चर जो है वो प्री हिस्टोरिक एज से चलता हुआ आ रहा है। जब आप न्यूलिथिक एज देखते हैं, जिसमें न्यू स्टोन एज बोलते हैं, तो न्यूलिथिक एज में, मेसोलिथिक एज के बाद न्यूलिथिक एज जो आता है, ठीक है। स्टोन एज जो आपको पता ही होगा, तीन उसमें बांटते हैं हम स्टोन एज को, ठीक है। फर्स्ट होता है पैलियोलिथिक एज, ठीक है। सेकंड होता है मीजोलिथिक एज, और थर्ड होता है नियोलिथिक एज। तो नियोलिथिक के वक्त पे एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन हुआ था। एग्रीकल्चर, राइस और वीट उगाए गए थे यहाँ पे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर बहुत पहले की प्रैक्टिस है और धीरे धीरे ये इवॉल्व होती आई है। लेकिन एक तरीके की फार्मिंग होती है जिसको बोलते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव मतलब पिछड़ा, पिछड़े टेक्नोलॉजी से हम लोग बनाते हैं। हम लोग, जैसे आज की टेक्नोलॉजी क्या करते हैं, लैंड को कंजर्व करने की कोशिश करती हैं, लैंड, ज्यादा लैंड वेस्टेज ना हो फार्मिंग के चक्कर में, उस पर भी ध्यान देती हैं। इसमें ऐसा नहीं होता था। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के लिए ऐसा होता था कि फार्मिंग बेसिकली सिर्फ इसलिए किए जाते थे कि अपना पेट भर सकें, ठीक है। इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोलते हैं, जिसमें क्या होते हैं कि जो फार्मर्स होते हैं वो एक लैंड को, एक लैंड के पास आते हैं, उसको क्लियर करते हैं और उसके बाद वहां पे क्रॉप्स उगाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब सॉइल की फर्टिलिटी, जो सॉइल की क्रॉप्स उगाने की जो ताकत है, जब वो कम होती रहती है, तो फार्मर वहां से जाकर दूसरे लैंड पे चला जाता है। उस लैंड को रिवाइव करने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि उस वक्त पे वो फर्टिलाइजर्स और ये सब चीजों की वो भी नहीं थी। आज हमारे में क्या होता है, जब सॉइल फर्टिलिटी थोड़ी डिक्रीज होने लगती है, तो हम फर्टिलाइजर्स दे के, उसके बाद वो उसमें खाद डाल के, एक तरीके से वो डालकर हम उसको रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। पहले नहीं होता था। लैंड की जैसे ही सॉइल फर्टिलिटी खत्म हुई, कम होती गई, तो वो दूसरे लैंड पे चले जाते थे, ठीक है। एंड दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इससे क्या होता है, एक लैंड छोड़ के दूसरा चले गए, तो इस लैंड को, जो हम ये लैंड यूज कर रहे थे, इसको हमने नेचर पे छोड़ दिया कि वक्त के साथ साथ नेचर इसको फिर से फर्टाइल कर देगा। आज क्या करते हैं हम लोग, कोशिश करते हैं आर्टिफिशियल मींस से कि उसको और फर्टाइल करने की कोशिश करते रहे, ठीक है। तो ये होता था प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसका एक और नाम है झूमिंग, ठीक है। द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज मिल्पा इन मेक्सिको। ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन आपसे। और सेंट्रल अमेरिका में इसको मिल्पा बुलाते हैं, स्लैश एंड बर्न को। कॉनुको में बोलते हैं, कॉनुको बोलते हैं इसको वेनेजुएला में, ठीक है, जो सदर्न अमेरिका के उस रीजन में आता है। रोका होता है ब्राजील में, मसोल होता है सेंट्रल अफ्रीका में, और लदांग इंडोनेशिया, रे इन वियतनाम। इन नाम से बुलाया जाता है। आपको सारे मतलब इतने एक बार पढ़ने की जरूरत है, आपको रटने की जरूरत नहीं है इनको। इंडिया वाले जो प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन है उसको डेफिनेटली आप पढ़िए। जैसे बेवार और दहिया बुलाते हैं मध्य प्रदेश में। पोड़ू, ठीक है, पोड़ू आपने सुना होगा आंध्र प्रदेश से रिलेटेड, तो पोड़ू बुलाते हैं आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्या है, कुमारी बुलाते हैं वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है। और खिल बुलाते हैं हिमालयन बेल्ट में, और कुरुवा बुलाते हैं झारखंड में। और जुमिंग जो हम देख रहे थे, ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ये आज भी बहुत अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस होता है। कौन से एरिया में? झुमिंग। और जो ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है, इसका नाम झुमिंग है। और ये कौन से रीजन में इसका नाम ये पड़ता है, वो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। जो आपने सिस्टर्स पढ़ी होंगे ना नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, जैसे मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, ठीक है। आप प्लीज याद रख लीजिएगा, मैं आपको एक वो बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे ऊपर इस तरफ आता है अरुणाचल प्रदेश,
फिर साथ में ही इसके हमारे पास जो वो लगते हैं वो स्टेट्स, ठीक है, जो बॉर्डर के साथ लगते हैं, वो है यहाँ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, असम आपका रीजन है, ये यहाँ पे आ गया आपका मेघालय, ठीक है, और यहाँ पे आपका सिक्किम आ गया, ठीक है। तो ये सब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है। यहाँ पे जो प्रैक्टिस होती है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, उसका नाम है झुमिंग, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो आती है वो कमर्शियल फार्मिंग, जो आज हम करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, यूज ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। हम लोग मॉडर्न इनपुट्स ट्राई करते हैं, कोशिश कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से एग्रीकल्चर को बेटर किया जा सके। जैसे हाई यील्डिंग वेराइटीज हो गई, सीड्स जो हो गई, जैसे हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन है, जो एम एस स्वामीनाथन, आपने नाम सुना होगा। तो उन्होंने जब ग्रीन रेवोल्यूशन किया था, जिसमें हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स दी गई थी फार्मर्स को, और इरिगेशन की वो दी गई थी, सोर्स दिए गए थे, जिसकी वजह से पंजाब और हरियाणा में आप देखते हैं कि उस टाइम के बाद से जो ये सीड्स दी गई हैं, इससे फार्मिंग बहुत ही ज्यादा मॉडर्न हो गई, और हमारी जो प्रोडक्शन है वो फार्मिंग में बढ़ती चली गई, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं हम, खाद खाद की तरीके से, ताकि उसकी ऊर्जा बढ़ा सकें मिट्टी की। इंसेक्टिसाइड, जैसे वहां पे पेस्ट लग जाती हैं, ठीक है, कीड़े लग जाते हैं, तो उसको बचाने के लिए इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड यूज करते हैं, ठीक है। दो होते हैं, इसको पता, आई डोंट रिमेम्बर कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। विनाशक कुछ ऐसे बोलते हैं इसको, प्लीज, जीवनाशक कोई ऐसे बोलते हैं, जीवनाशक दवाइयां दवाइयां। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता दीजिएगा, ठीक है। इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड यूज करते हैं हम, ताकि प्रोडक्टिविटी हमारी हाई हो सके, ठीक है, एक ही लैंड से हम ज्यादा से ज्यादा चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। इंडिया में टी, कॉफी, रबर, शुगर केन और बनाना जो है वो प्लांटेशन क्रॉप्स है। प्लांटेशन क्रॉप्स कौन सी होती हैं, जिनको उगाया इस तरीके से जाता है कि उसको कमर्शियली बेचा जा सके और पैसा अच्छे से कमाया जा सके। और जो वीट, राइस वगैरह जो क्रॉप्स हैं, वो आप देखते हैं कि हर घर में बनती हैं, ठीक है। हर घर में रबर यूज ना हो रही हो, बेशक टी कॉफी ना यूज हो रही हो, लेकिन दाल, आटा, रोटी, ये सब आपके उसमें यूज होते ही होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उनको जो बोलते हैं वो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं, इनको बोलते हैं हम कमर्शियल क्रॉप्स, क्योंकि ये कमर्शियली बेची जाती है। टी इन आसाम एंड नॉर्थ बंगाल, ठीक है, ये नॉर्थ बंगाल वाला रीजन जो है, ये वो है दार्जिलिंग वाला रीजन। कॉफी कर्नाटका में, ये इंपॉर्टेंट है इस रीजन के लिए एरियाज, ये याद रखिएगा, ठीक है। क्रॉपिंग सीजन हमारे यहाँ पे आपको पता है 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है, खारिफ, ठीक है। मैं आपको ये इसलिए ऐसे बता रहा हूं ये, क्योंकि हम इसको इसी सीरीज में पढ़ेंगे। सेकंड होता है राबी, और उसके बाद इन दोनों के बीच में आ जाता है जैद, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो साउथ वेस्ट मानसून है, जो कब शुरू होता है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का जो ये टाइम है, इसमें मानसून आता है, आपको पता है। और मैंने आपको मानसून में पढ़ाया था, 2 तरीके के मानसून हमारी कंट्री में होते हैं, एक होता है साउथ वेस्ट मानसून और एक होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून। सो साउथ वेस्ट मानसून के टाइम पे जो होता है उसको बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। नॉर्थ ईस्ट मानसून के टाइम पे जो बनता है वो पूरा, वो बोलते हैं राबी क्रॉप्स, और जैद क्रॉप्स भी उसी के आसपास बनते हैं, ठीक है। खरीफ सीजन जो है वो साउथ वेस्ट मानसून के साथ कोइंसाइड करता है, मतलब उस वक्त पे होता है, जिसमें क्या उगाया जाता है, राइस, कॉटन, जूट, जवार, बाजरा, तुर, ठीक है, ये सब पॉसिबल होते हैं खरीफ क्रॉप्स में, ठीक है। राबी सीजन कब होता है, ऑनसेट ऑफ विंटर, जब अक्टूबर नवंबर में ठंड शुरू होती है, तब राबी सीजन शुरू होता है, और मार्च अप्रैल में हम लोग उन फसल को काट लेते हैं, ठीक है। लो टेम्परेचर कंडीशंस में उगाया जाता है, जिसमें सबसे मेजर जो है वो वीट होता है और मस्टर्ड। ये आपने डीडीएलजे मूवी जो है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, शाहरुख खान की जो मूवी है, उसमें आपने वो देखा होगा, जब वो छोटे वाला वो बजाता है इंस्ट्रूमेंट खेत में खड़े होकर, तो पीछे येलो येलो कलर के जो होते हैं ना, जो पीछे फ्लावर्स दिख रहे होते हैं आपको, वो जो सीड्स हैं, उसमें सीड्स निकाले जाते हैं मस्टर्ड के, और फिर मस्टर्ड ऑयल वगैरह, और मस्टर्ड को और भी जगह यूज किया जाता है, तो वो होता है मस्टर्ड, ठीक है। और राबी और खरीफ के बीच में जो सीजन आता है, शॉर्ट सीजन, जो बहुत ही शॉर्ट होता है वो एक तरीके से, वो होता है जैद सीजन, ठीक है। इसमें कौन से होते हैं, वाटरमेलन, आपने देखा होगा, तरबूज का सीजन आ गया, जिसमें वो वाले फ्रूट्स होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा वाटर कंटेंट होता है, मस्क मेलन हो गया, क्यूकुम्बर हो गया, वेजिटेबल्स और फॉडर क्रॉप्स, ये सब चीजें जैद सीजन में उगाई जाती हैं, ठीक है। और एक और फैक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, शुगर केन एक ऐसी क्रॉप है जो पूरा साल लगा सकती है उगने के अंदर। ऐसा नहीं है कि हर जगह पूरा साल एग्जैक्टली लगता हो, ठीक है, लेकिन 10 से 12 महीने, मतलब 10 से 11 महीने ले ही लेती है शुगर केन ग्रो करने के लिए, ठीक है। खरीफ सीजन मैंने यहाँ पे एक टेबल दे दिया है, आप आराम से इसको याद कर सकते हैं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं, राइस और कॉटन,
ठीक है, और राइस, रागी, मेज और ग्राउंडनट, ठीक है, ये महाराष्ट्र के रीजन में बहुत उगाया जाता है ग्राउंडनट, और कर्नाटका में। तो ये होता है खरीफ सीजन में, जो जून से सितंबर, 4 महीने। ठीक है, राबी सीजन होता है अक्टूबर से मार्च, ठंड का महीना है, ठंड के महीने हैं, ये आपको पता ही है, जिसमें वीट, ठीक है, और मस्टर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। राइस हम ये साउदर्न स्टेट्स में इसलिए उगा लेते हैं क्योंकि ठंड का जो प्रकोप है, ठंड का जो इम्पैक्ट है, वो सदर्न स्टेट्स में कम पड़ता है। ठीक है, क्योंकि सदर्न स्टेट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे है, तो वहां पे सन रेस आराम से पहुंच जाती है थ्रू आउट द ईयर, इसलिए मॉनसून तो महसूस होता है वहां पे, लेकिन जो ठंड का मौसम है ना, वो बहुत कम महसूस होता है। आप कभी सदर्न स्टेट्स में रहने वाले जो बच्चे हैं वो प्लीज बताइएगा, और जो सदर्न स्टेट्स में रहने गए हैं कभी जॉब करने के लिए, बैंगलोर वगैरह और चेन्नई या थिरुवनंतपुरम गए हैं कभी, तो वो जानते हैं कि वहां पे जो ठंड है वो इतनी एक्सट्रीम नहीं पड़ती। ठीक है, वहां पे ठंड काबू में रहती है, जैसे दिल्ली या फिर नॉर्दर्न रीजन में पड़ती है, हरियाणा पंजाब में उतनी मज सर्दी, मतलब बहुत ज्यादा सर्दी नहीं लगती है वहां पे। ठीक है, उसके बाद जैद सीजन मैंने आपको बता दिया, अप्रैल जून बहुत शॉर्ट शॉर्ट सीजन होता है, इसमें वेजिटेबल ज्यादातर उगाई जाती हैं, क्यूकुम्बर हो गया या फिर वाटरमेलन हो गया, मेलन हो गए, तो ये इस टाइम पे बहुत उगाए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं मेजर क्रॉप्स जो कल्टीवेट की जाती हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, इसमें फर्स्ट होती है राइस, जो स्टेपल फूड है, आपको पता है स्टेपल फूड जो हर घर में बनता है। राइस तो आपने देखा होगा हर घर में, किसी किसी कल्चर में, जैसे बिहार हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स हो गए, आंध्र प्रदेश हो गए, सदर्न इंडिया हो गया जिसका इडली हो गया, आपने देखा होगा साउथ सदर्न स्टेट्स का। ठीक है, गुजरात के अंदर हो गया, हर जगह कहीं कहीं की तो राइस की जो वैरायटी होती है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उस स्टेट के लिए। कितना जीआई टैग्स मिला है, जैसे मर्चा राइस को जीआई टैग मिला था अभी थोड़े दिनों पहले। ठीक है, मुझे कोई कमेंट सेक्शन में प्लीज आंसर कीजिए, किसको पता है कि मर्चा राइस जो है, जो जिसको जीआई टैग मिला था इस साल, वो कौन से स्टेट से है। ठीक है, मैं आपको हिंट देता हूं, मर्चा राइस जो है वो सेंट्रल इंडिया के किसी स्टेट के अंदर है। ठीक है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस के। और नंबर वन आपको पता ही है, आपने बहुत सारे कार्टून्स देखे होंगे बचपन में जिसमें जापान और चाइना दिखाते होंगे आपको, चाइनीज कार्टून जैसे डोरेमोन वगैरह थे। ठीक है, और आपने बहुत मूवीज वगैरह में भी देखा होगा कि चाइनीज जो है उनकी डिशेस चावल से बहुत बनती हैं। सुशी जो है इतनी फेमस है, जापानीज और चाइनीज रीजन में जो खाई जाती है वो भी चावल से बनती है। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि चाइना इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस एंड वी आर दी सेकेंड वन। ठीक है, इसमें क्या लगता है, खारिफ क्रॉप है ये। ठीक है, खारिफ बताया था मैंने आपको, जून से सितंबर के महीने में हाई टेम्परेचर पे उगाई जाती है। इस वक्त पे हाई टेम्परेचर होता ही है, गर्मी का आपको पता है, हाई ह्यूमिडिटी भी होती है उसमें मानसून की वजह से, और एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर। ऑफ कोर्स इस टाइम पे मानसून का वक्त भी होता है, तो इसीलिए यहाँ पे पानी की जो वो है वो भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट 10 लीडिंग राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो हैं वो वेस्ट बंगाल, आप याद रख सकते हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मतलब ये रीजन्स जो हैं ये बहुत ज्यादा उगाते हैं राइस को। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्रॉप है हमारे पास वो है व्हीट। ठीक है, मेन फूड क्रॉप है, कहां पे ज्यादातर खाया जाता है, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री। सदर्न स्टेट्स में रोटियां कम खाई जाती हैं, आपने देखा होगा वहां रोटी नहीं खाई जाती, लेकिन नॉर्दर्न इंडिया में रोटियां बहुत ज्यादा खाई जाती हैं। ठीक है, आप आटे का देखेंगे, आटे जैसे लिट्टी चोखा हो गया, या फिर गुजरात के अंदर इतनी सारी जो वैरायटी हो गई खाने की। ठीक है, ये सब रीजन्स हैं, हरियाणा, पंजाब, आप बिहार में रहते होंगे तो रोटियां भी बहुत खाते हो, तो रोटियों का कल्चर यहाँ बहुत ज्यादा है। सदर्न स्टेट्स में वीट को थोड़ा सा कम यूज किया जाता है कंपेरेटिवली, अगर नॉर्थ इंडिया से कंपेयर करें तो। ठीक है, इट रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन, ठीक है, एंड अ ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। ठीक है, ब्राइट सनशाइन चाहिए इनको, और कूल ग्रोइंग सीजन, आपको पता ही है कूल ग्रोइंग सीजन इसलिए है क्योंकि हम जब राबी क्रॉप्स को देखते हैं तो राबी क्रॉप्स में बेसिकली आप ये नोटिस करेंगे कि वो विंटर्स के टाइम पे अक्टूबर नवंबर से शुरू होता है और फिर वो मार्च फरवरी मार्च तक चलता है, तो इसीलिए ये ठंड की थोड़ी सी रिक्वायरमेंट होती है इसको। इसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। फिर आता है मिलेट्स, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी होती हैं, जवार, बाजरा और रागी। ठीक है, अब तो अगर आप देखेंगे कि जो फूड प्रोडक्ट्स, जो पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स जो आप बिकते हैं, इतनी एड्स दिखाई जाती है, उसके अंदर एक मेन कंटेंट जरूर दिखाया जाता है कि ये मिलेट से भरा हुआ है या वैसे बोलते हैं कि इट इज एनरिच्ड विद रागी,
जवार, बाजरा, ठीक है? तो आप ये नोटिस करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जो आपको मल्टी विटामिन्स जो होते हैं, जो आपको कैल्शियम, आयरन, इन सब चीज़ों की मिनरल्स जो होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा पूर्ति करा के देते हैं वो आपको। इसलिए क्रॉप्स इंपॉर्टेंट भी है, तो मिलेट्स ज़रूर पढ़िएगा याद से। इसमें जवार, बाजरा, रागी है जो इंपॉर्टेंट मिलेट्स हैं जो इंडिया में ग्रो किए जाते हैं। जवार इज़ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन, ठीक है? जवार इज़ एसेंशियल अ क्रॉप ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया जो नीचे वाला एरिया है जवार, ठीक है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इस रीजन में बहुत ज्यादा बिकती हैं ये, ठीक है? मेजर जवार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ठीक है? बाजरा जो है वो आपको पता होगा, बाजरे की रोटी है हरियाणा में ज्यादातर और राजस्थान में, यहाँ पे बाजरे की चीजें बहुत बनती है। ये क्यों? इट ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल्स कहाँ पे मिलती हैं आपको? रीजन मैं आपको बता चुका हूँ। इट इज अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन, ठीक है? तो ये देखेंगे आप, जवार, बाजरा और ये रागी वगैरह है, ये बहुत ही लो न्यूट्रिएंट वाली सॉइल में आराम से बनाया जा सकता है, ठीक है? और मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से? कर्नाटका, तमिलनाडु, ये सब आपको मैंने बता चुका हूँ, ठीक है? उसके बाद हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, पल्सेस देख लेते हैं एक बार, ये याद कर लीजिएगा। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। अगर आप बाहर कंट्रीज में देखते हैं या कभी ट्रैवल किया है आपने, तो आपने नोटिस किया होगा कि वहां पे दाल का ज्यादा कल्चर है नहीं, तो इसलिए दाल हम लोग बहुत कंज्यूम करते हैं, इसलिए वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। सबसे ज्यादा मात्रा में उगाने वाले हम हैं और सबसे ज्यादा कंज्यूम करने वाले भी हम लोग हैं, ठीक है? द मेजर पल्स ग्रोइंग रीजन्स कौन से हैं? मध्य प्रदेश, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पल्सेस कल्टीवेशन होती हैं और ये मेजर टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है, ठीक है? शुगर केन आपको पता है हम लोग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं आफ्टर ब्राजील, ठीक है? ओनली आफ्टर ब्राजील सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। उत्तर प्रदेश है लीडिंग प्रोड्यूसर है शुगर केन का, ठीक है? उसके बाद इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? और इसको इरिगेशन मिल जाती है जिस रीजन्स के अंदर, वहां पे ज्यादा अच्छे से उगाया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में आप जाएंगे, मुजफ्फरनगर के एरिया है, कभी यहाँ से आप निकलेंगे, अगर अगर दिल्ली में रहते हैं आप, हरिद्वार की तरफ जा रहे हो, तो आप देखेंगे कि वहां पे बड़े बड़े खेत बने हुए हैं बहुत एकड़ दूर तक, ठीक है? तो इसलिए वो, क्योंकि वहां पे इरिगेशन की टेक्निक्स अच्छे से दी जाती है। महाराष्ट्र में है, इतने रीजन्स है, वहां पे आप देखेंगे गन्ने के खेत हैं दूर दूर तक, ठीक है? तो शुगर केन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट, ठीक है? ऑयल सीड्स हैं, मेजर ऑयल सीड्स जो होते हैं हमारे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ग्राउंड नट और मस्टर्ड होते हैं। कोकोनट आपको पता ही है, ठीक है? सोयाबीन भी शायद कुछ घरों में खाया जाता होगा। तो हमें इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है? ग्राउंड नट, मस्टर्ड और कोकोनट, ठीक है? और ग्राउंड नट के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। टी जो है वो प्लांटेशन एग्रीकल्चर में होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है? और ये इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है। चाय तो हर घर में बनती ही है ऑलमोस्ट, ठीक है? और ये शुरुआत किसने की थी कमर्शियल क्रॉप की तरह इसको यूज करने की? वो टी प्लांटेशंस जो होते थे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, असम रीजन में, वहां पे ब्रिटिश इंडिया ने शुरू की थी। वहां के जंगलों को क्लियर करके वहां पे फिर वहां पे लेबर्स भेजे और फिर वहां पे प्लांटेशन वो शुरू किया सिस्टम, ठीक है? टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशंस आर ओन्ड बाय इंडियंस, ऑफ कोर्स। अब तो इंडिपेंडेंस के बाद हो गया, और हम लोग टी भी बहुत बड़ी मात्रा में उगाते हैं इस कंट्री में, ठीक है? असम इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया, और आपको पता ही है कि हमसे ज्यादा पीने वाले वो चाइनीज हैं। तो चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी और हम लोग सेकंड नंबर पे आते हैं, ठीक है? सो वी आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, ठीक है? ओनली आफ्टर चाइना, चाइना फर्स्ट है, ठीक है? इट्स एन एवरग्रीन प्लांट दैट मेनली ग्रोज इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, मतलब पूरा साल इसको उगाया जा सकता है, ठीक है? और जो असम के बाद जो स्टेट्स हैं वो तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल का वो बताया था मैंने, दार्जिलिंग वाला रीजन। तो यहाँ पे टी बहुत उगाई जाती है। कॉफी इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप। इसमें बस ये याद रखिएगा, अराबिका और रोबस्टा ये बहुत ही मेजर हैं जो हमारी कंट्री में उगाए जाते हैं, वेराइटी जिसको अराबिका और रोबस्टा बोलते हैं। कर्नाटका रीजन से जैसे बहुत सारी हैं, आपने चेन्स देखी होंगी, कैफे कॉफी डे हो गया या फिर स्टारबक्स हो गया। तो ये क्या करते हैं, जो कॉफी इनकी इन हाउस कॉफी जो होती है, आप पीते हैं, आप बोलते हैं यार ये अच्छी बनाता है, वो सब है। नेस्कैफे आप यूज करते हैं, तो बेसिकली वो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज से बनाई गई है, और उसके बाद जितनी महंगी कॉफी होगी वो उतनी प्योर होगी। जितनी आप लोग पैकेट की खरीदते हैं, वो आपको 10 रुपए में इतनी कॉफी मिल जाती है कि 4-5 लोग आराम से थोड़ी थोड़ी चम्मच डाल के खा सकते हैं। तो बेसिकली उसमें मिलावट इन द सेंस कि उसमें कॉफी का कंटेंट कम रहता है और वो लोग उसको सस्ते में इसलिए बेच पाते हैं, ठीक है? तो अराबिका और रोबस्टा बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटीज हैं जो हमारी कंट्री में उगाई जाती हैं, ठीक है? कर्नाटका सबसे बड़ा लीडिंग प्रोड्यूसर है इसमें, और कर्नाटका से ही ब्लू टोकाई आपने कभी देखा होगा, एक कॉफी का ही ब्रांड है जिसकी कॉफी की स्टोर्स भी खुल गई हैं जो आपको कॉफी प्रोवाइड करते हैं, जैसे स्टारबक्स प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली कर्नाटका रीजन से ही आती हैं ये,
कॉफीज, ठीक है। फिर आते हैं स्पाइसेस, जो हमें पता है, मिर्च हो गई, पेपर हो गया, ठीक है, और उसके बाद टर्मेरिक हो गया, अपनी हल्दी, ठीक है, जिंजर, कार्डमम, क्लव, ठीक है, एरिका नट, तो ये सब चीजें स्पाइसेस के अंडर आती हैं। फिर आती हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स वो होती हैं जैसे फ्रूट्स, फ्लावर्स हो गए, ठीक है, इनको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। और अभी हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन भी हम लोग बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं अपने कंट्री में इवॉल्व करने की, ताकि हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन प्रमोट हो सके और हम लोग ये भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स भी उगाएं अच्छे से। इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना अभी भी चाइना की प्रोडक्शन इसलिए भी अच्छी हो कि चाइना का जो टेम्परेचर है और वहाँ पे जो इरिगेशन टेक्निक्स वगैरह भी हैं वो बहुत अच्छे से हैं। टेक्निक जो है वो मॉडर्नाइज्ड है कंपैरेटिवली, जैसे हमारे यहाँ पे आप ये ज़रूर पढ़ते होंगे, लेकिन जब आप कभी उतरेंगे फील्ड के अंदर तो आप जानते हैं कि जो आपके घर वाले हैं या फिर आपके पड़ोस में है या कोई फार्मिंग करता है, तो आपको पता है कि बहुत ही प्रिमिटिव टेक्निक्स, पुरानी टेक्निक से एग्रीकल्चर किया जाता है, लेकिन वहाँ पे जो फार्म के अंदर मैकेनाइजेशन है, इसका मतलब फार्म के अंदर जो मशीन्स वगैरह हैं वो बहुत ही मॉडर्न है चाइना के अंदर, इसलिए इट मेक्स देम दी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ठीक है, चाइना याद रखना है, चाइना हमसे मेजरली बहुत सारी जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसमें आ गया है, क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर जो है उसको प्रमोट किया गया है, ठीक है, और बहुत अच्छे से उसको तैयार किया गया है, ठीक है। सॉरी। फिर नॉन फूड क्रॉप्स में है रबर, ठीक है, आपको फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन केरला इन 1902, जो रबर के प्लांटेशंस थे केरला के अंदर और तमिलनाडु के अंदर, बहुत ज्यादा रबर की प्रोडक्शन होती है इसमें, क्योंकि रेनफॉल बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है, मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, टेम्परेचर भी ज्यादा चाहिए इसके लिए। इट इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, ठीक है, और केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका इन रीजन में सबसे ज्यादा उगाई जाती है, ठीक है। फाइबर क्रॉप्स हैं, इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉटन। इंडिया इज बिलीव टू बी दी ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट। सबसे पहले माना जाता है कि सबसे पहले कॉटन प्लांट की खोज और वो सब बनाने के लिए हमारे यहाँ से ही ओरिजिनेट हुआ था, इंडिया से ही। सेम अगेन, इंडिया रैंक सेकंड नेक्स्ट टू चाइना इन दी प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। प्रोडक्शन ऑफ कॉटन में हम लोग सेकंड नंबर पे आते हैं, ठीक है। टॉप प्रोड्यूसिंग कॉटन स्टेट जो है आपको पता लगेगा, वेस्टर्न इंडिया में सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पंजाब, क्योंकि यहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट है कॉटन की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। और रॉ मटेरियल की तरफ बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इसको, लार्जेस्ट इंडस्ट्री है ही ये, ठीक है, कॉटन प्रोड्यूस होता है। उसके बाद कॉटन के कपड़े आप देखते हैं, बेड शीट्स और क्लोथिंग के, उसमें कितना कॉटन यूज होता है, ठीक है। इट्स अ खरीफ क्रॉप, हमने अब देखा था इससे पहले, ठीक है। उसके बाद जूट है हमारे यहाँ, जूट भी इंपॉर्टेंट है, इसको ट्रॉपिकल फाइबर क्रॉप्स बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन्स में उगाए जाते हैं। आप यूरोप में, अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर, ब्रिटेन के अंदर यहाँ जूट उगते नहीं देखेंगे, ये ट्रॉपिकल एरियाज जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गया, ब्राजील, वेनेजुएला, ये वाला बेल्ट जो है ना, ये पूरी ट्रॉपिकल रीजन के अंदर आती है, ठीक है, तो यहाँ पे जूट की प्रोडक्शन ज्यादा होती है। वेस्ट बंगाल इज द लीडिंग स्टेट बोथ इन कल्टीवेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ जूट, ठीक है। अदर कल्टीवेटर्स ऑफ जूट आर बिहार, असम एंड मेघालय। बारिश अच्छी खासी होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे जूट को अच्छे से उगाया जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर, ठीक है। और उसके बाद फिर जूट की जब इंपॉर्टेंस पता चली हमें, और उसके बाद जूट के बैग्स जो पहले हम लोग ऐसे ही फेंक दिया करते थे, आप देखेंगे कि 2012-2014 के बाद जो जूट की प्रोडक्शन है उसको ज्यादा प्रमोट किया गया है मोदी गवर्नमेंट के बाद। उसके बाद फिर जो प्लास्टिक की यूसेज को कम करने के लिए, उसके पोल्यूशन को कम करने के लिए, हमने जूट के जो बैग्स हैं उनको कंपलसरी किया गया है कई बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर, कि आपको जूट के बैग्स में ये देना। जैसे आप कभी देखेंगे पहले बहुत आते थे कि प्लास्टिक के कट्टों के अंदर, बोरियों के अंदर ये आपके दाल चावल आटा होते हैं, तो इसको जूट बैग्स में लाने का ये फायदा है कि इससे पोल्यूशन कम होता है, क्योंकि प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसका मतलब कि वो डिग्रेड नहीं होगा नेचर में, वो जैसा है वो हजारों साल तक वैसा ही रहेगा, उसको बहुत वक्त लगता है टूटने में उसके कंपाउंड्स को, और वो मिल जाने में नेचर में, नहीं तो वो फंसा रहता है पूरे सिस्टम में। हम ओशंस में इतना प्लास्टिक फेंकते हैं, लैंड जैसे पोल्यूशन में करते हैं हम लोग, प्लास्टिक फेंक देते हैं, वो मिट्टी में मिल जाती है और फिर वो पोल्यूशन क्रिएट करता है वो, ठीक है। तो इसलिए जूट की प्रोडक्शन को बड़ा प्रमोट करते हैं हम। लार्जेस्ट क्रॉप्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स मैंने आपको बता दिया है, ठीक है।
उसके बाद एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के नाम पढ़ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इंपॉर्टेंट वाले बता देता हूँ। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन मैंने आपको बताया था फूड ग्रेन्स के लिए, जैसे व्हीट, राइस, ये सब चीजें हम उगाने की बात कर रहे थे। जब ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s 70s 80s में हाई यील्डिंग वेराइटीज की सीड्स देने के बाद एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की कोशिश की गई थी। व्हाइट रेवोल्यूशन, व्हाइट से आप याद रख सकते हैं मिल्क के लिए, राउंड पटेटो, ठीक है। रेड रेवोल्यूशन मीट या टोमेटो के लिए यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद सिल्वर फाइबर जो होता है वो होता है आपका कॉटन, और गोल्डन फाइबर मैंने आपको बता ही दिया वो होता है जूट। सिल्वर रेवोल्यूशन किसके लिए होता है? एग प्रोडक्शन के लिए या पोल्ट्री प्रोडक्शन के लिए। एग प्रोडक्शन याद रखिएगा, सिल्वर के लिए। एवरग्रीन ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर को बोलते हैं, जिसमें पूरी एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्ट सब क्रॉप्स की प्रोडक्शन है उसको इंप्रूव करने के लिए उसको बोलते हैं एवरग्रीन। येलो रेवोल्यूशन होता है ऑयल सीड्स के लिए, ज्यादातर मस्टर्ड और सनफ्लावर, ठीक है, आपने देखा होगा मस्टर्ड और सनफ्लावर, ठीक है। तो ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए येलो रेवोल्यूशन यूज करते हैं। ब्लू रेवोल्यूशन यूज होता है फिश प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। ब्राउन रेवोल्यूशन होता है लेदर, कोको, ठीक है, इन सब चीजों के लिए। गोल्डन फाइबर जूट मैंने बता दिया। गोल्डन रेवोल्यूशन फ्रूट्स, हनी प्रोडक्शन, हनी से आप याद रख सकते हैं गोल्डन दिखता है क्योंकि हनी। ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर्स के लिए होता है। पिंक होता है अनियन के लिए या फार्मास्यूटिकल के लिए, ठीक है। तो ये रेवोल्यूशंस है, इनके नाम याद रखिएगा। टॉप मिनरल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया है, ये थोड़ा जीके मैंने ऐड कर दिया है ताकि जब आपको पढ़ें तो आपको कहीं और ना जाना पड़े, आप यहाँ से देखकर याद कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा कहाँ पे उगाई जा, ये सबसे ज्यादा ये मिनरल्स है वो मिलते कहाँ पर हैं, ठीक है। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं पूछे जाते एग्जाम में, लेकिन एक स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है कि ये चीज यहाँ पे मिलेगी, तो आपको ये स्टेट्स थोड़े से याद रहेंगे, रीजन भी आप याद कर लेंगे ना, फोकस मेनली रीजन पे करना, ठीक है। वो ऐसे नहीं पूछेंगे कि अगर कहीं पे आपको गुजरात दे दिया तो राजस्थान उससे जा पूछ लेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि वो गुजरात राजस्थान वाले एरिया की जगह ना वो आपको वेस्ट बंगाल मतलब ईस्टर्न एरिया दे देंगे, ठीक है। तो आप रीजन थोड़ा याद रखिए कि जो मिनरल्स हैं ये बेसिकली कौन से रीजन में, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान को आप थोड़ा सा वेस्टर्न इंडिया में याद कर लीजिएगा, फिर नीचे वाला सर्दर्न, बीच वाला मध्य प्रदेश, झारखंड वगैरह आप थोड़ा सा समझ रहे हैं, उसमें सेंट्रल इंडिया में कर लीजिएगा, ईस्टर्न इंडिया में वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ठीक है। तो इस ऐसे याद करिएगा जिससे ना आपको मैप में अगर आप देखते याद करेंगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। फिर कुछ मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रीज हैं, इसमें आपको बेसिकली डिटेल्स में थियोरेटिकल पार्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने इसलिए दिया है ये ताकि बच्चे ये ना बोले कि आप डायरेक्टली फैक्ट्स दे रहे हैं, ठीक है, थियोरी पढ़ने के लिए नहीं दे रहे। किसी का पढ़ने का मन है तो डेफिनेटली पढ़ सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इसमें इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है आपकी, ठीक है। मैं कुछ छोटी छोटी चीजें आपको समझाने की कोशिश कर देता हूँ, जैसे हम बेसिकली आप बहुत जगह पढ़ते होंगे कि प्राइवेट सेक्टर है और पब्लिक सेक्टर है। तो पब्लिक सेक्टर बेसिकली क्या होते हैं, वो सेक्टर्स होते हैं जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि 100% उसका जो ओनरशिप और कंट्रोल हो वो गवर्नमेंट के अंडर हो, लेकिन बाय लार्ज गवर्नमेंट जो है इसमें ज्यादा से होता है गवर्नमेंट का इसमें, और गवर्नमेंट ही डिसीजन मेकिंग करती है पब्लिक सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर में जो प्रोडक्शन वगैरह होता है, ये सारी चीजें होती हैं, ये ज्यादा मेनली जो होते हैं ये वो प्राइवेट होते हैं, जैसे HCL हो गया, HP हो गया, ठीक है। तो ये सारी कंपनीज इसके अंदर ओनरशिप रखती हैं और कंट्रोल रखती हैं, जैसे प्राइवेट कुछ प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, कुछ पब्लिक सेक्टर में। तो अगली बार जब आपको पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज या PSU कभी आप देखेंगे लिखा हुआ पे, ठीक है, न्यूज में आता है ये PSU, इसको महारत्ना स्टेटस दे दिया गया, नवरत्न स्टेटस दे दिया गया, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में फर्क क्या होता है, ठीक है। इंडस्ट्रीज आर आल्सो बेस, ठीक है, इसमें वो हैं, आपको इसमें अंदर जाने की जरूरत नहीं है इतना। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जूट टेक्सटाइल, सिल्क, इस सब का इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। ठीक है, आयरन स्टील जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। मैं आपको रीजन्स बता देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो आगे याद रखने में, ठीक है। इसमें आयरन स्टील में क्या होता है, रौरकेला जो है, ठीक है, ये कौन से एरिया में पड़ता है, उड़ीसा के एरिया में पड़ता है आपके, ठीक है। रौरकेला पड़ता है उड़ीसा में, और ये किस लिए है, स्टील प्लांट के लिए। भिलाई जो स्टील प्लांट है वो आपका दुर्ग डिस्ट्रिक्ट जो है कहाँ पे है, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये बस ये एरियाज याद रखिएगा, रौरकेला उड़ीसा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद जो आपके डिफरेंट रीजन्स हैं, जैसे भिलाई स्टील प्लांट हो गया या फिर दुर्गापुर स्टील प्लांट हो गया, ये सब आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये छत्तीसगढ़ वाले रीजन में दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है, ठीक है, वो वेस्ट बंगाल के रीजन में हो गया, ठीक है, यहाँ पे होते हैं। बोकारो स्टील प्लांट हो गया, वो किस वाले एरिया में है, बोकारो से आप याद, रौरकेला और बोकारो आप याद कर लीजिएगा, ये उड़ीसा वगैरह रीजन में है,
ठीक है? तो ये आयरन और स्टील प्लांट के लिए आप समझ रहे होंगे कि ईस्टर्न इंडिया के अंदर आयरन और स्टील प्लांट बहुत ही बड़े लेवल पे हैं वहाँ पे, ठीक है? ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप जानते हैं एयर ट्रांसपोर्ट है, ठीक है? उसके बाद वाटर ट्रांसपोर्ट है। वाटर ट्रांसपोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एयरपोर्ट्स के नाम वो आपसे नहीं पूछेंगे। रोड ट्रांसपोर्ट्स में कुछ वो हैं, जैसे इनलैंड वाटरवेज का सिस्टम जो हमने शुरू किया था, कि वाटरवे सिस्टम जैसे गंगा फर्स्ट है जो वो गंगा रिवर के पे बेस्ड है, ठीक है? सबसे बड़ा जो है याद रखिएगा कि वो ये ये वाला जो वाटरवे है, नेशनल वाटरवे, ये सबसे बड़ा जो है वो वन है, और सबसे छोटा जो है वो नेशनल वाटरवे 3 है, जो वेस्ट बंगाल वाले रीजन के अंदर आता है, ठीक है? सॉरी, वेस्ट कोस्ट के रीजन के अंदर आता है, कोट्टापुरम एंड कोल्लम, ठीक है? जैसे ये केरला वाले रीजन में हो गया, ठीक है? कोट्टापुरम एंड कोल्लम तो सबसे छोटा नेशनल वाटरवे 3 है, और नेशनल वाटरवे 1 सबसे बड़ा होता है, ठीक है? ओशनिक रूट्स होते हैं जाने के लिए, इसमें पोर्ट्स हैं, थोड़ा सा याद रखिएगा। हल्दिया पोर्ट जो है वो बहुत बार आप न्यूज़ में पढ़ते होंगे, और पोर्ट के ऊपर जो हमारी सागरमाला और भारतमाला 2 प्रोजेक्ट्स भी हैं, ठीक है? तो सागरमाला प्रोजेक्ट जो होते हैं वो होते हैं पोर्ट के लिए, ठीक है? जो हमारा सागरमाला स्कीम या सागरमाला प्रोजेक्ट है वो उसके लिए होते हैं, ठीक है? तो पहले हम थोड़ा ईस्टर्न कोस्ट के लिए पढ़ लेते हैं और फिर थोड़ा वेस्टर्न कोस्ट के लिए पढ़ लेंगे। ईस्टर्न कोस्ट में हमें हल्दिया पोर्ट जरूरी है, कोलकाता के अंदर आता है, वेस्ट बंगाल में। विशाखापट्टनम आपको पता ही है, जो आंध्र प्रदेश के अंदर आता है, ये भी बहुत बड़ा पोर्ट है एक। चेन्नई पोर्ट, तुतीकोरिन पोर्ट, ये सब रीजन है तमिलनाडु के अंदर, ठीक है? उसके बाद वेस्टर्न कोस्ट में आता है आपका कोची पोर्ट। आपने बहुत बार सुना होगा कि कोची कोस्ट से या कोची पोर्ट से केरला के अंदर जो है, वहां से ये जो अपनी जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, या फिर जितने भी आपकी जीएसआरई बिल्डर्स लिमिटेड हैं जो शिप्स वगैरह बनाती हैं हमारी, ठीक है? वो सब आपको इस कोस्टल इस रीजन के अंदर आपको मिलेंगे वो, ठीक है? जिसमें आपका ये कांडला पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंबई पोर्ट, कांडला पोर्ट इंपॉर्टेंट है गुजरात, मुंबई पोर्ट है आपका महाराष्ट्र के अंदर, ये आपको याद रहेगा ही। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र में, ये सबसे ज्यादा सबसे बड़ा भी है बेसिकली ये, और यहाँ पे बहुत बड़े लेवल के अंदर यहाँ पे ओशनिक रूट्स सेट होते हैं, और यहाँ पे बहुत आना जाना होता है, ठीक है? कोची पोर्ट मैंने आपको बताया था ये सब। तो ऐसे आप याद रखेंगे इसको, इसमें आपको इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वो आता है रेलवेज। अब रेलवेज आपको पता है कि बेसिकली मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि ब्रिटिश एम्पायर का हमार को दो ही चीजें आज तक सबसे बेटर दी हैं इन लोगों ने हमें, ठीक है? एक दी है इन्होंने हमें रेलवेज, और सेकंड दिया है सिविल सर्विसेज, या फिर मैं ऐसे बोलने की कोशिश करूंगा कि गवर्नमेंट सर्विसेज जो हैं, जिसमें गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, ये दो चीजें ब्रिटिश इंडिया ने सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें दी हैं, और सबसे वैल्यूएबल चीजें भी जो हैं, ठीक है? उसमें रेलवेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? रेलवेज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1853, और जो पहली लाइन चली थी वो चली थी मुंबई से थाने, ठीक है? महाराष्ट्र के रीजन के अंदर ही है, मुंबई से थाने चली थी, ठीक है? और किस वक्त पे आई थी? लॉर्ड डेलहाउसी जब थे, ठीक है? लॉर्ड डेलहाउसी आपको कैसे याद है, आप प्लीज मुझे बताइएगा। 1857 में क्या हुआ था, ठीक है? और रानी लक्ष्मीबाई 1857 के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है, ठीक है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है, ये प्लीज मुझे बताइएगा कि ये 1857 में डेलहाउसी के टाइम पे जो हुई थी ये चीजें थी क्या, 1857 में क्या हुआ था, प्लीज मुझे कोई बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है? उसके बाद हेडक्वार्टर्स कहाँ है इंडियन रेलवेज के? न्यू दिल्ली के अंदर है। और अभी हम और लाइंस बढ़ाते जा रहे हैं। गेज ने इसमें इसमें क्या होता है, गेज होते हैं बेसिकली, जो आपकी पटरी है, ठीक है? इसमें शॉर्ट गेज होता है, लॉन्ग गेज होता है, ठीक है? तो इसमें ब्रॉडर गेज और नैरो गेज बोलते हैं इसको। तो जो ये पटरी है ये कितनी पास है और कितनी दूर है, इसको नैरो गेज और ब्रॉडर गेज बोलते हैं, ठीक है? तो कहीं पे कहीं लिखा होगा न्यूज के अंदर, ये मैं आपको इसलिए टर्म्स बता रहा हूँ कि जब आप न्यूज में इनको पढ़ते हैं ना, तो न्यूज तो आप याद कर लेते हैं, लेकिन न्यूज को समझते नहीं है। तो इसलिए मैं आपको ये चीजें बता देता हूँ बीच में, जैसे गेज बता दिया ये, ठीक है? अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि ब्रॉडर गेज यूपी के अंदर, ठीक है, उन्होंने कंप्लीट किया है उसको, और यूपी के अंदर ही इलेक्ट्रिफिकेशन भी बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है वहां पे रेलवे का। पहले रेलवे, आपने गदर मूवी देखी होगी, तो कोयले से चलती थी, वो बड़े बड़े कोयले के थान में से निकाल निकाल के उसको आग में डालते थे वो, और ईंधन बनाते वो उससे। लेकिन अब क्या है, इलेक्ट्रीफाई होता जा रहा है। आपने देखा होगा जब आप रेलवे में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो ऊपर एक बड़ी सी वायर जारी होती है, इसके अंदर एक एंटीना जो होता है, जो रेलवे से निकल के उस पर टच हो रहा होता है। तो बेसिकली वो इलेक्ट्रीफाइड रेलवे है, वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, ठीक है? उसके बाद इसमें और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है? और
हम्म, और आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है? वंदे भारत आजकल बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है, आप प्लीज वंदे भारत कभी आए, ठीक है? तो याद रखिएगा न्यूज के अंदर के वंदे भारत याद से पढ़ ले, क्योंकि उसको बहुत प्रमोट किया जा रहा है कोरोना के बाद से, कोविड-19 के बाद से उसको थोड़ा ज्यादा प्रमोशन दिया जा रहा है वंदे भारत, क्योंकि शॉर्ट रूट्स हैं, ज्यादा लंबे रूट्स नहीं है, और वो बहुत जल्दी कर लेती है, और वो स्पेसिफिक रूट्स के लिए बनाई जाती है कि इसी रूट पे चलेगी और वो सब। तो वंदे भारत इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और अब तो बहुत कवर हो रहा है वंदे भारत से। वंदे भारत की जो ट्रेन हैं वो बेटर हैं, तेज चलने वाली हैं, ठीक है, अच्छी फैसिलिटीज हैं उसके अंदर, ठीक है, तो इसलिए वंदे भारत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। अब ये जोनल रेलवेज हैं कुछ, और इसके जो हेडक्वार्टर्स है ये याद कर लीजिएगा। ये बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में मैंने देखा है, जैसे सीडीएस में ही मैंने कई बार क्वेश्चंस देखे हैं कि सीडीएस में वो डायरेक्टली ये पूछ लेते हैं कि ये ईस्टर्न रेलवे का ये हेडक्वार्टर है किस तरफ पड़ता है, ठीक है। तो सेंट्रल रेलवे आप याद रखिएगा, मुंबई सीएसटी जो है टर्मिनल। ईस्टर्न रेलवे के लिए कोलकाता, आप याद रख सकते हैं इसको आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्दर्न रेलवे ऑफ कोर्स नॉर्थ में है तो न्यू दिल्ली के अंदर ही आएगा, ठीक है। सदर्न रेलवे चेन्नई के अंदर पड़ता है, ठीक है, और वेस्टर्न रेलवे हमारा मुंबई में, ये हमने देख लिया था, ठीक है। उसके बाद और कोई इंपॉर्टेंट बचता है इसके अंदर? नहीं, ये 5 याद रख लीजिएगा, आपको और कोई याद पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पॉपुलेशन का याद रख लीजिएगा कि हमारा जो इंडिया है, ठीक है, वो ज्योग्राफिकल एरिया में, लैंड एरिया अगर आप देखेंगे इसका, तो सिर्फ 2.4% कवर करते हैं हम लोग, लेकिन हमारी पॉपुलेशन अभी आपको पता ही है, वर्ल्ड्स नंबर 1 पॉपुलेशन चल रही है हमारी, वर्ल्ड्स नंबर 1। हम लोगों ने पॉपुलेशन में सभी को पीछे छोड़ दिया है बेसिकली। तो इसलिए आप देखें कि सिर्फ 2.4% लैंड है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन का जो शेयर है पूरे वर्ल्ड में वो अराउंड 20% है, विच इज सो सैड। वी नीड टू रीथिंक अबाउट पॉपुलेटिंग आवरसेल्व्स, हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, फैमिली प्लानिंग के लिए जो वो है अवेयरनेस है वो हमें बढ़ाने की बहुत जरूरत है। विलेज टू विलेज हमें भेजनी चाहिए, घर घर से घर तक पंचायत का काम होना चाहिए ये, कि वो फैमिली प्लानिंग की जितनी ज्यादा प्रमोशन कर सके वो करें। हमें अपनी पॉपुलेशन को रोकने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि फर्स्ट, रिसोर्सेज जो हैं, ठीक है, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा, फूड सिक्योरिटी जो है, खुद का खाना मिलना बहुत लोगों के लिए, 80 करोड़ के आसपास जो हमारी जो पॉपुलेशन है वो बेसिकली अपने लिए खाना लेना भी, 3 वक्त का खाना अपने लिए लेना भी उनके लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए हम लोगों को सोचना चाहिए कि फूड इनसिक्योरिटी जो हमें हो जाएगी कुछ साल बाद, जब फूड इतना अवेलेबल ही नहीं होगा जितनी पॉपुलेशन है, हमें इस बारे में सोचना चाहिए। रिसोर्सेज हैं, जितना पोल्यूशन आपको दिखता है ये सब, तो ट्रैफिक जैम्स आप देखते हो, कितनी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें जो जिसकी जो इसके जो सोर्स है ना इन सब प्रॉब्लम्स का, वो पॉपुलेशन है। हमें अपनी पॉपुलेशन को थोड़ा सा रोकने की कोशिश करनी चाहिए, और उसको एक एक लिमिट तक रखने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें एक और चीज याद रखनी है कि जो 80 करोड़ है, आप याद कीजिएगा कि 80 करोड़ से अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नेक्स्ट 5 इयर्स क्या स्कीम निकाली है 80 करोड़ लोगों के लिए, कि उनको क्या प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे वो, ठीक है। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ठीक है। माइग्रेशन आप जानते ही हैं, ये ट्राइब्स इन इंडिया हैं, जिस जो ट्राइब्स हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, वो मैंने यहाँ दी हुई हैं। आप डेफिनेटली यहाँ से जाकर, ठीक है, आराम से स्टेट्स, मैंने अल्फाबेटिकली स्टेट्स दी हैं, और आप एक ना एक रिव्यू ले लीजिएगा, ठीक है, कि कौन से आपको लगते हैं इंपॉर्टेंट है। आप एक बार गो थ्रू हो जाएंगे ना इन ट्राइब से, एक दो बार भी आप पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि यार ये सुनने में लग रहा है कि इस रीजन से है, ठीक है। इसलिए मैंने स्टेट वाइज दी हैं, आप आराम से इनको देख सकते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हैं, मैं रोक देता हूं, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। नेक्स्ट ले लीजिए, एक सेकेंड, हाँ जी ले लीजिए, ठीक है, और ले लीजिए, ठीक है। आप एक बार थोड़ा सा पढ़ लेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। हम्म, ये भी क्या, और ये मैंने एक और जीके का आपको दिया है, ठीक है, जिसमें जिस इंडियन सिटीज जो हैं जो रिवर बैंक्स पे पड़ती हैं, ठीक है, और कौन सी रिवर पर पड़ती है, वो भी जो है सिटीज मैंने यहाँ दे दी हैं, ठीक है। इसमें आप एक बार नजर मार लेंगे, आपको इससे ज्यादा कोशिश नहीं करनी है कुछ सोचने की, एक बार आप देख लेंगे। ये एग्जाम में पूछी नहीं जाती हैं बेसिकली डायरेक्टली,
लेकिन यूपीएससी के एग्जाम्स में ऑफ कोर्स पूछी जाती हैं, सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं, जरूर आते हैं ये। तो लेकिन आप एक बार इसको पढ़ लेंगे ना तो आपको याद रहेगा, थोड़ा सा आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार इस रीजन से वो जो रिवर देखी थी हमने, कौन से स्टेट से बहती होगी। तो आपको इससे हेल्प बहुत हो जाएगी। प्लीज आप याद रखिएगा इनको, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट माउंटेन पासिस भी हैं, ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ठीक है। आप इस पे एक बार नजर मारेंगे, आपको ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। आपको बस एक बार रीडिंग लेनी है इसकी, और उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, हमें पढ़ना जरूरी है, इसमें WHS भी बुलाते हैं इसको। तो बेसिकली जो यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशंस, जो 1945 में फॉर्म हुआ था, ठीक है। अब यूनाइटेड नेशंस, एक प्लीज क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं क्योंकि अभी इसराइल और पैलेस्टीन का वॉर का टाइम भी चल रहा है। तो यूनाइटेड नेशंस 1945 में क्यों फॉर्म किया गया था? प्लीज कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अच्छा, तो यूनाइटेड नेशंस जो है वो पेरेंट बॉडी है, जिसके अंदर बहुत छोटी छोटी आती हैं, जैसे देखते होंगे आप, WTO हो गया, ठीक है। उसके बाद आप FAO पढ़ते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम आप देखते हैं, तो ये सब चीजें जो है यूनाइटेड नेशंस के अंदर आती हैं, जिसमें यूनिसेफ उसकी एक बॉडी है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को डेजिग्नेट करती हैं। वो साइट्स को चूज करती हैं वो, जिससे हेरिटेज जिसके अंदर हो, जिसमें एक सभ्यता, ठीक है, और एक कल्चर हो जिसमें इन्वॉल्व, तो उसको थोड़ा प्रोटेक्ट करने की और उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने की, ताकि उसके लिए गवर्नमेंट और फंड्स डाले और वो सेव हो सके और वो चलती रहे ताउम्र, ठीक है। तो उसके लिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को डेजिग्नेट किया जाता है, प्रोटेक्शन के लिए नहीं। जो प्रोटेक्शन के लिए गया था वो रामसर है, वो डिफरेंट है। ये जो है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जो रिकॉग्नाइज करता है यूनेस्को, ठीक है। और इनको, ताकि वो बरकरार रहें, अच्छे से फंड्स मिलते रहे, इनकी प्रोटेक्शन भी चालू रहे, इनको प्रमोट किया जाए सरकार की तरफ से, तो ये कोशिश रहती है यूनाइटेड नेशंस की, ठीक है। जिसमें कल्चरल जो है वो 32 होती हैं, जो कल्चरल साइट्स होती हैं। कुछ होती हैं नेचुरल साइट्स जो 7 होती हैं, बेसिकली यस, 7 नेचुरल साइट्स होती हैं, ठीक है। और उसके बाद मिक्स्ड होती हैं, जो सिर्फ एक ही है, कंचनजंगा नेशनल पार्क जो सिक्किम के अंदर है, उसको 2016 में डेजिग्नेट किया गया था। तो ये है जो मिक्स्ड साइट के अंदर आती है, जो एक ही है। तो टोटल कितनी हो गई? 40, ठीक है। आपको क्या करना है, एक बार बस नजर मारनी है इस पे, ये साइट्स होती कहाँ पे वो देखना है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस जब भी वो एक पर्टिकुलर एक जगह पूछेंगे ना, वो बेसिकली ऐसे ही रैंडमली नहीं उठा लेंगे। ये जो लिस्ट्स होती है ना, उन्हीं के अंदर से वो एक वो उठा लेंगे जगह, और आपसे पूछ लेंगे ये कहाँ पे है, कौन से स्टेट के अंदर है। तो एक बार बस नजर मार लेंगे, आपका काम मोर देन इनफ है, आपका हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इंडियन ज्योग्राफी वगैरह सब कंप्लीट कर लिया, एंड क्लास आई थिंक बहुत लंबी हो गई है। तो जो नेक्स्ट वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स हैं, हम वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। तो 6th क्लास जरूर आएगी वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए, सीरीज के लिए हमारी। उसमें आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में हम पढ़ेंगे, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो हमें जरूरत है एग्जाम के लिए वो हम देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। किसी को कोई भी इशू है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं SSC CGL के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, या डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं आपके फैमिली वगैरह में, ठीक है, तो आप उनको प्लीज ये वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। इस चैनल को प्रमोट कीजिए। बड़ी मेहनत से PDFs बनाता हूं मैं, बड़ी मेहनत से क्लासेस रिकॉर्ड होती हैं, बिकॉज आई एम वेरी न्यू। मैं पढ़ा बहुत टाइम से रहा हूं, लेकिन मेरे लिए ये चैनल चलाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं थोड़ा सा नया हूं इसमें। तो प्लीज शेयर दिस चैनल, स्प्रेड लव, और थोड़ा सपोर्ट दीजिए इस चैनल को, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।